नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को अब तक बताए गए सभी 4-5 वीडियो का सारांश दिखाएंगे और एक नोट्स के माध्यम से। हमने अपना पहला वीडियो बनाया था प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था और ना ही उसके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध थे। और उसके बाद हमने बताया था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ ये था कि मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई बातें, साहित्य जो भी उसने लिखा है, हम उसको पढ़ नहीं पाए आज तक। इस आद्य ऐतिहासिक काल के तहत हड़प्पा काल की सभ्यता आती है। उसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान हो गया था, सभ्यता का पूरी तरह विकास हो चुका था और वह साक्ष्य आज भी हमारे पास क्रमबद्ध रूप से कई इतिहासकारों द्वारा उपलब्ध हैं। तो अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल इतना बड़ा काल था कि उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला पूरा पाषाण काल। हमने अपने प्रथम वीडियो में आपको पूरी कहानी के माध्यम से बताया था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने कैसे जीवन यापन किया, कैसे उसकी आवश्यकता ने उसको आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। कहावत ही आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसी तरह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इस 3 भागों को में प्रागैतिहासिक काल को बांट दिया जाता है। पूरा पाषाण काल तीनों में है। पाषाण काल का मतलब था कि पत्थर का काल। वह समय पत्थरों का काल था, क्योंकि मनुष्य के संबंध में जो भी जानकारी उस समय मिली है वो पत्थरों के द्वारा बनाए गए हथियार, पत्थरों पर बनाए गए भित्ति चित्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। पूरा पाषाण काल सबसे पहले का काल था। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ पर सन को आप देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल का वीडियो है, आप लोग जस्ट जाएंगे जस्ट स्टार्ट के यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब डिटेल में सारी कहानियों के माध्यम से है। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व हुआ था। पूरा पाषाण की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी आग की खोज। इसमें थी इसके हथियार पत्थर के बेडोल होते थे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक आता है। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये ईसा पूर्व गिनती उल्टी क्यों चल रही है। तो गिनती उल्टी करने का एक कैलेंडर का सिस्टम है। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म को कैलेंडर में, आधुनिक कैलेंडर में हम 0 मान कर चलते हैं और उसके पहले की सारी घटनाएं ईसा पूर्व के माध्यम से और उसके बाद की सारी घटनाएं ईस्वी के माध्यम से दर्शाई जाती हैं। तो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल था। बहुत ही बड़ा समय है। इसमें मनुष्य के जो पहले पत्थर के बेडोल हथियार थे, अब वो छोटे हो गए। इस काल में मनुष्य ने, इस समय के अंत में आते आते मनुष्य समूह में रहना शुरू कर दिया था और अपने साथ छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था और नदियों किनारे आकर के बस गया था। नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी पहिए का आविष्कार। नव पाषाण काल में मनुष्य खेती भी करना प्रारंभ कर चुका था, आगमन भी कर चुका था। खेती का आविष्कार करने का श्रेय महिलाओं को प्राप्त होता है और मनुष्य बस्तियों में रहने लगता है। ये थी हमारी प्रागैतिहासिक काल की कहानी। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यताएँ और वैदिक सभ्यताएँ आती हैं, जिसका वर्णन हम आपको अगले लेक्चर में करेंगे सेपरेट पोर्शन में। अब हम इसके आगे आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले हम मगध साम्राज्य से प्रारंभ किए थे। मगध साम्राज्य ऐतिहासिक काल में 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो अभी हम प्राचीन कालीन में चल रहे हैं। प्राचीन कालीन में मगध काल में आते हैं तो महाजनपद का काल आता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य को होता है। मगध साम्राज्य में 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में जो वंश होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व हमने आपको बताया है हर्यक वंश और
से शुरू होता है, हर्यक वंश से शुरू होता है और ये नंद वंश पर समाप्त हो जाता है 300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पर हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, इसके आगे बाद बनाएंगे। अभी हमने जो पढ़ाया है आपको हम उसी समय पाते हैं। तो हम आते हैं मगध साम्राज्य पे। मगध साम्राज्य में हाँ, मगध साम्राज्य के साक्ष्यों का जो वर्णन मिलता है महाभारत काल से मिलता है। कुछ इतिहासकारों का इनमें मतभेद है, इसलिए हमने इस वीडियो में जो अपना प्रारंभ किया था वो हर्यक वंश से प्रारंभ किया था। तो हम हर्यक वंश पर ही आते हैं। तो हर्यक वंश में हमने बताया था कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। इसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। आते हैं हर्यक वंशी वंशावली पे। हर्यक वंश बिम्बिसार जो थे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के मित्र थे और ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। तो बिम्बिसार की मृत्यु करने के बाद 493 ईस्वी में उनका पुत्र अजातशत्रु कुणिक गद्दी पे बैठता है। इनकी माता का नाम चलिन्या, पत्नी वजीरा प्रसेनजित की पुत्री। और प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इसी बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया था। अजातशत्रु के शासनकाल की एक विशेषता थी, इनके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। पहली, महात्मा बुद्ध को प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में। दूसरी, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति। और तीसरी, महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बाकी डिटेल आपको हमारे उस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी अपने पिता का हत्या करके गद्दी पे बैठा था 661 ईसा पूर्व में। यह जैन धर्म का समर्थक था। इसने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थापना की थी, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। उदयन के पश्चात इनके पुत्र होते हैं अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक सबसे अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके शिशुनाग नामक उसी के अमात्य ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक या काकवर्ण भी उसे बोलते हैं, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी को परिवर्तित किया। इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता सर्वकामी या सभा कामीर करते हैं। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो है 2 मतों में विभाजित हो जाता है, स्थिरवीर और महासांगिक। स्थिरवीर महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए अपरिवर्तनशील पुराने नियमों को मानने में विश्वास रखते थे, जबकि महासांगिक स्थिरवीर मतलब जो स्थिर हो, जो नियम स्थिर होते हैं, और महासांगिक जो वर्तमान समय के अनुसार परिवर्तित नियमों को मानने वाले थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या करके, जिसको अपदस्थ करके मगध में नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश मगध का एक शक्तिशाली वंश था, जिसको महापद्म नंद ने स्थापना की थी। महापद्म नंद को क्षत्रिय नाशक तथा द्वितीय परशुराम कहा जाता है और एक बहुत परमवीर और पराक्रमी योद्धा था। इसने युद्ध में कई प्रकार के शस्त्रों को भी बनाया था। इसके राज्य में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पर्णवीर रहते थे। इसके 8 पुत्र हुए, जो कई वर्षों तक शासन करते हैं। पांडुक, पांडुगति, भूतल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशासिद्धि, कैवर्त, घनानंद।
घनानंद इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मगध का जो सबसे शक्तिशाली और प्राचीन राजवंश मौर्य वंश, जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में घनानंद के बाद नंद वंश के स्थान पर इसकी स्थापना होती है। अब तक हमारे द्वारा बनाए गए इस चैनल में आपने इन चीज़ों को देखा और अब शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश के जो भी समस्याएं थी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे, हमने आपको स्टोरी के माध्यम से और अभी कुछ रिटर्न के माध्यम से आपको हमने समझा दिया है। पितृहंता वंश किसे कहते हैं, जो भी मुख्य बिंदु थे उनको भी आपको हमने दिखा दिया है। आप मेहनत से इसको देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे आने वाले समय में हम आपको और अच्छे वीडियो प्रदान कर सकें। अगले वीडियो में हम एक टेस्ट लेंगे जो कि केवल हर्यक वंश से प्रारंभ होकर के शिशुनाग नंद वंश तक चलता है। हर्यक वंश से पहले भी कुछ छात्रों ने हमसे पूछा था कि सर हर्यक वंश से पहले क्या हुआ था, उसकी घटना हम आपको थोड़ा बता देते हैं। मगध साम्राज्य, मगध आपने अभी लॉकडाउन के समय महाभारत का दिया गया है। महाभारत में भी आपने देखा है कि जरासंध नामक एक राजा रहता है, तो जो कि भीम के द्वारा मारा जाता है। तो ऐसा भी यहाँ पर भी पुराणों द्वारा मिले गए साक्ष्य से प्राप्त होता है कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। इसकी आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिवृष थी, जिसकी स्थापना का श्रेय वसु को ही जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंतोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर उसके पुत्र को गद्दी पर बैठाया। यह हर्यक वंश से पहले की घटनाएं थीं, लेकिन जो हमें प्रामाणिक साक्ष्य और डेट सहित तिथि सहित इतिहास मिलता है वो हर्यक वंश से ही प्रारंभ होता है। इसलिए हमने अपने वीडियो को हर्यक वंश से ही प्रारंभ किया है। आपको इतिहास की और जीएस की सारी बातें आपको कहानियों के माध्यम से समझा दी जाएगी। अभी हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो हमें ब्लैक बोर्ड यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम आपको स्टोरी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और ज़रूरी चीज़ पे पढ़ा रहे हैं। जब हमें एक प्रॉपर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड मिल जाएगा तो हम आपको और अच्छे से डिटेल में स्टेज 2 के वीडियो बनाना शुरू करेंगे। इसलिए स्टेज 1 के वीडियो में हम आपको स्टोरी बताएंगे और ऐसे ही नेट के द्वारा कुछ मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे और आपको कैरियर काउंसलिंग और गाइडलाइन प्रोवाइड करते रहेंगे। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि इतिहास क्या होता है। हमने अपने वीडियो में बता चुके हैं, हालांकि फिर भी यहाँ पे दिया हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इतिहास जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन उसका हमें पता कैसे चलता है भाई। जो बीत गया जब तक कोई हमें बताएगा नहीं तो उसका पता कैसे चलेगा। तो उसको पता करने के 3 कारण है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में हम बात करते हैं कि उस समय के जो जहाँ की हम घटना की बात करें, जैसे भारत की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो भी हमारे पास साहित्य लिखने की कला उपलब्ध थी, उन साहित्यों के आधार पर हमें उस समय के लोक काल वातावरण इन सब चीज़ों का पता चलता है। और जिससे हम उस समय की, जैसे कि हमारे वैदिक साहित्य हैं, उसमें हमको रामायण काल महाभारत काल था, वहाँ के स्थिति के बारे में पता चलता है। उसकी तरह आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे समय समय पर आपने देखा होगा कि हमारे देश में विदेशी यात्रियाँ भी आते रहते हैं, जैसे यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, ये आते हैं। बाद में जब हम स्टेज 2 में जाएंगे तब हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे और समझ में भी नहीं आएगा। तो अब तीसरा आता है पुरातात्विक साक्ष्य।
पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल का जो भी विवरण हमारे पास उपलब्ध है वो पुरातात्वों के द्वारा ही उपलब्ध है। उनके द्वारा मिले गए हथियारों के द्वारा, उनके द्वारा मिले गए वस्तुओं के द्वारा, उनके द्वारा मिले गए भित्ति चित्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इन्हीं को जैसे अभिलेख पढ़ लिए गए तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए गए तो उसमें मुद्राओं से पता चलेगा, स्मारक भवन से पता चलेगा, मूर्तियों चित्रकलाओं से पता चलेगा। ये है पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे हड़प्पा के बारे में हमें अभिलेख तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा काल आद्य इतिहास काल में है, यानी कि उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। वहाँ की मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई है, वहाँ की स्मारक भवन भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के कारण हम अभिलेखों का अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्मारक भवन, मूर्तियों, इन सब चीज़ों के आधार पर हम उस सभ्यता का एक विस्तृत वर्णन उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहे और आपको कहानियों के माध्यम से ही आपको सामान्य ज्ञान जीएस ऐसे पढ़ा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हमने बातों ही बातों में पूरा इतिहास कवर कर लिया है। अतः अब मैं आप लोगों से इस चैनल में फिर से अपील करूंगा, अधिक से अधिक लेवर को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, और फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगी। अगले वीडियो में आप टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार रहिए। टेस्ट में हम आपको इन सभी विषयों के चुनिंदा प्रश्नों को देंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है।